लगातार द न्यूज नो की टीम जो है वो पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके ऊपर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अब एक्सपर्ट से राय लेना भी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार कमी कहां पे रही और किसकी कमी के कारण जो है ये सब चीजें हुई हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय फ्रेम में आप देख भी रहे होंगे कैप्टन अनिल गौहर, जो कि रिटायर्ड हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बड़ी लंबी अरसा जो है इन्होंने आर्मी के अंदर बिताया है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सीधा सवाल, जो पहलगाम के अंदर एक बड़ा नरसंहार हुआ और बड़े लंबे अरसे के बाद पुलवामा अटैक के बाद ये बड़ा अटैक माना जा रहा है, कहाँ कमी देखते हैं कि किस तरह की ये कमी जो है वो आप इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमी है या एजेंसीज की कमी है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है। ये जो पहलगाम में हुआ, इसके तार जो है, आप जरा 2 दिन पहले लीजिए। जनरल आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डी फैक्टो पाकिस्तान के जो अभी रूलर हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फौज का ही दबदबा होता है, बाकी ये जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह डेमोक्रेटिकली जो चुनते हैं ये सिर्फ नाम के होते हैं। तो उन्होंने एक तकरीर की थी, उनको जो उनके प्रवासी पाकिस्तानी थे उनको एक तकरीर की थी, और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में कह दिया था कि देखिए, ये जो कश्मीर है वो हमारी जगलर वेन है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो टू नेशन थ्योरी पे बना, हिंदू और मुसलमान जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए हमारा मुल्क बना। तो हम जो है हिंदुओं को जो है बड़ा क्लियरली उन्होंने ये भी कहा कि उनको हम अपने एनिमीज मानते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं। उसी के बाद ये जो सिलसिला है, आप ये देखिए, ये बाईसरान में हुआ पहलगाम के अंदर। अब इसमें पहले भी इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है हमारे, उनको बता रहे हैं कि भाई 40 से 50 के करीब जो है टेररिस्ट जो हैं वो अभी भी सक्रिय हैं इन पहाड़ियों के अंदर। कश्मीर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में भी 30 से 40 हैं। तो तकरीबन ये 80 से 100 के करीब अभी भी जो है टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसमें दो राय किसी की नहीं है, सब एक राय मत पे है। अब देखना यह है कि बात यह है कि ये जो टेररिस्ट है, क्योंकि जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ, 370 अबॉर्गेट हुआ, उसके अंदर तो इन्होंने जो कश्मीर घाटी के अंदर से वो सारा सफाया किया टेररिस्ट का, वो सारे के सारे पहाड़ों में जाके छुप गए हैं। अब जब भी कोई आता है नीचे कहीं पे भी, गांव में कहीं पे भी, तो उसकी इतला एकदम जम्मू कश्मीर पुलिस को अवाम कर देती है और उसका कॉर्डर सर्च ऑपरेशन करके इसीलिए वो सारे के सारे ऊपर बैठे हुए हैं, और उनको आईएसआई से एक पूरी एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने चुपचाप बैठना है जब तक कि हम आपको ना बताएं। और अभी जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं ये उसी के संदर्भ में चल रही हैं आगे। अब रह गई ये बाईसरान वाली जो है दुखद घटना है। मैं कहूंगा कि इसमें एक जरूर, मैं कहूंगा एक फेलियर है सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो ये कि कश्मीर घाटी के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अब उसके अंदर सबको पता है कि भाई इतने सारे लोग जाते हैं वहां पे, और इन पहाड़ों के अंदर टेररिस्ट हैं। वहां पे कोई ना कोई पुलिस की या सीआरपीएफ की कोई वहां पे टुकड़ी, पिकेट वगैरह वहां बनानी चाहिए थी, ताकि एक डेटरेंट रहता वहां पे। अब वहां पे वो नहीं बनाई गई। ये मेरे हिसाब से इस सोच के कि भाई आज तक देखिए, ये दूसरा अटैक है जो टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट का। पहला अटैक हुआ था कि जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो बस के अंदर एक ग्रेनेड उसका ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद ये दूसरा है। तो हो सकता है कि सारी एजेंसीज के दिमाग में ये भी हो कि भाई देखिए, जो ये टेररिस्ट है, ये जो आतंकवादी हैं, ये टूरिस्ट को नहीं निशाना बनाते, क्योंकि टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, कश्मीरियों की लाइफलाइन है। इसलिए अगर वो टूरिज्म के ये ऐसे करेंगे तो लोग जो है उनका साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए आज तक वो उन्होंने ज्यादा अटैक नहीं किया उसके ऊपर। हो सकता है ये भी सोचूं, इसीलिए वहां पे। पर फिर भी मैं अभी भी कहूंगा कि हमारे जितने ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो जम्मू संभाग में है, भद्रवाह में है, डोडा किश्तवाड़ वगैरह में है, या कश्मीर घाटी के अंदर है। यहाँ पे देखिए, अब ये बाईसरान एक है, अहारबल दूसरा है, गुरेज है, आगे के हैं। यहाँ पे कोई ना कोई पुलिस का जो है प्रेजेंस होनी चाहिए। सीआरपी की है हो जाए या पुलिस की हो जाए, ताकि एक डेटरेंट रहता है कि भाई टेररिस्ट भी सोचा कि यार मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो ये इमीडिएट रिएक्शन होगा। अब
बात आ गई बाइसरान में क्यों हुआ। आप देखिए बाइसरान एक ऐसी जगह है जहां पे सड़क नहीं जाती, उसको पहुंचने के लिए आधा घंटा लगता है, रोड के नीचे जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको आधा घंटा लग जाता है, पैदल या घोड़े के ऊपर आपने जाना है। तो उनको ये पता था कि अगर हम ये कोई एक्शन करेंगे, जब तक जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से मूव होंगे उसके अंदर टाइम लगेगा, फिर आधा घंटा तो ये है ही है, तो हमारे पास तकरीबन 1.5-2 घंटा है ये करने के लिए सारा। और वही किया इन्होंने कि उन्होंने आके उस हिसाब से पहाड़ों के से आ गए उधर से, और उसके आके तो इमीडिएटली जिस हिसाब से अब पता लग रहा है कि 6 लोग थे जिनके अंदर, उसके अंदर कुछ जो है वो 3 जो लोकल थे जो क्रॉस ओवर कर गए थे फिर वापस आए हैं, और बाकी 3 जो है वो पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से 4 नीचे आ गए जो जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, और 2 जो है उधर गार्ड ऊपर पहाड़ों में ही रहे। अब ये देखना ये है कि देखिए ये कार्रवाई हो गई है, अब इसका आगे क्या हो बनेगा। हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स ने एक डिसीजन ले लिया है कि जी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको उन्होंने अबेंस में रख दिया, हमारे जो एम्बेसीज में है उनको डाउनग्रेड कर दिया। दूसरा जितने मिलिट्री अटैचेस वगैरह है उनको सबको कहा भाई आप वापस जाइए, हमारे भी आ रहे हैं वापस। इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर था, क्योंकि एक अटारी बॉर्डर ही था, अभी जो लैंड बॉर्डर था यहाँ पे कमांड पोस्ट वाला तो पहले का बंद कर दिया था। उससे पहले जो हमारा बार्टर ट्रेड चलता था जो हमारे पुंछ और इधर कश्मीर में थे तो वो भी बंद कर दिए थे। तो अब जो है ये अटारी भी बंद कर दिया। जितने भी पाकिस्तानी जो हैं जो वीजा जो मतलब वीजा कौन सा वाला, एक वीजा होल्डर्स हैं और एक दूसरे हैं जो अंडर सार्क के तहत आए हुए हैं, उनको भी नोटिस दे दिया कि आप 48 घंटे के अंदर आप वापस जाइए। तो अब ये एक बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिकली। मिलिटरीली जो होगा उसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी जरूर होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। क्या होगा, कब होगा, कहाँ पे होगा, ये टाइम प्लेस और जो क्या कितना रिस्पॉन्स जो होगा, इफेक्ट जो काम होगा वो किस लेवल का होगा, ये अब हिंदुस्तान अपने आप चूज करेगा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को यकीन है कि उन्होंने जो आर्म फोर्सेस के चीफ से हमारे उनको बता दिया होगा कि भाई ये चीज है, अब आप प्लान बताइए क्या है, वो प्लान बताएंगे, फिर वो प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट कमेटी ने लेना है डिसीजन उसके ऊपर, उसी हिसाब से काम चलेगा। पर एक चीज मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान ने मुनीर ने जो आसिफ मुनीर जो है इनके जनरल, इन्होंने अपना एक मैं कहूंगा ऐसा कदम उठाया है जिसका इनको बहुत बड़ा खमियाजा पड़ेगा। देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है, कल को अगर हिंदुस्तान इसको अबॉर्गेट कर देता है और इसमें से जो जो पानी अभी जा रहा है, अभी तो फिलहाल इमीडिएटली तो नहीं रोक सकते, पर अगर बाद में डाइवर्जन करके अपने इधर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आसिफ मुनीर जी का जगलर वेन कहने का मतलब ही ये था कि ये जो है ये दरियाए जो है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। 23% है उनका एग्रीकल्चर का जीडीपी, जीडीपी का 23% एग्रीकल्चर है। तो उसमें जो असर पड़ेगा उनके ऊपर इकोनॉमिकली और फूड ग्रेन वाइज भी सारा कुछ वो बहुत बड़ा पड़ेगा। अब देखते हैं अब पाकिस्तान क्या उसका कदम उठाता है। कैप्टन साहब, एक कल निजी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू आया जीडी बख्शी जी का। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में 1,80,000 की भर्तियां होनी थी लेकिन वो भर्तियां नहीं हुई आर्मी के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि आर्मी को आपने जो है वो छोटा कर दिया, जिसके कारण जो है अब आर्मी जो है वो कहाँ कहाँ संभाले, आरआर जो है वो कहाँ कहाँ संभाले, क्योंकि टफ टेरेन काफी है, पहाड़ी इलाके हैं, और इन पहाड़ी इलाकों के अंदर आपको आर्मी बढ़ानी चाहिए थी ना कि घटानी चाहिए थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जो उनका कहना है कि आर्मी बढ़ानी चाहिए घटानी नहीं चाहिए, वो तो चलो मैं मानता हूँ उसके अंदर, पर बात यह है देखिए जो हमारा यहाँ पे ग्रिड सिस्टम था, आपको पता है जब चीन ने हिंदुस्तान जब अपना तिब्बत के बॉर्डर हमारा जो लद्दाख के बॉर्डर के अंदर घुसे हैं और गलवान वाला इंसिडेंट वगैरह हुआ है, उस टाइम यहाँ से जो हमारे जो थे ट्रुप्स थे वो इमीडिएटली एयरलिफ्ट किए गए, क्योंकि ये वाले जो ट्रुप्स थे हमारे एक्लेमेटाइज थे, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर ऑपरेट कर रहे थे, पहाड़ों में कर रहे थे, तो इसलिए उनको आसानी थी। क्योंकि आपको पता है लद्दाख के अंदर एकदम आप किसी आदमी को भेजेंगे तो उसका मौत होने का उसकी
फिजिकली, क्योंकि फिजियोलॉजिकली क्या होता है, ओडिमा हो जाता है और दूसरे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो वो एक डर रहता है। इसलिए एक जो आदमी जाता है वहां पे उसको प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आरआर वगैरह में जो यूनिट्स थी वो सारी एक्लिमेटाइज थी, इसलिए सबसे पहले उनको हटाया गया। ग्रिड हमारा थोड़ा कम हुआ, उसकी वजह से कोई दो राय नहीं है उसमें। पर मैं फिर एक चीज कहूंगा, हर जगह हमारी फौज की पिकेट नहीं लग सकती। फौज का काम इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज नहीं है, वो है पुलिस का, या है वो सीआरपीएफ का, या है वो दूसरे जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, जो चाहे बीएसएफ ले लीजिए, चाहे सीमा सुरक्षा बल ले लीजिए, चाहे दूसरे जो अदारे हैं, उनका काम है ये इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करने का। फौज के अंदर आरआर जो है, आरआर एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है, वो पिकेट्स लगा के खड़े बैठने वाली नहीं है, वो एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है। तो ये जो चीज है उसके अंदर मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि इसमें हमें जो करना था, जैसे मैंने पहले बताया, इधर सीआरपीएफ की या पुलिस की पिकेट होनी चाहिए थी। और अभी भी मैं कहता हूं कि जितनी जगह है वहां पे सीआरपीएफ की पिकेट होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि पीछे हाल ही में इन्होंने वो डीजी सीआरपीएफ ने कहा कि ये कोबरा बटालियन यहाँ रेस करेंगे स्पेशली इसके लिए। ऐसे ही मैं कहूंगा एक नहीं, आपको दो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टेरेन जो जिस हिसाब से है, देखिए एक आदमी, आपको मैं एक याद दिलाऊं, जो पीछे एक हमारा एनकाउंटर हुआ था वहां पे कश्मीर के अंदर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कर्नल हमारे, एक हमारे जो डीएसपी, एक हमारे मेजर, जिनकी शहादत हुई थी, और साथ में कुछ, वो क्यों हुई थी? उसलिए हुई थी क्योंकि ये ट्रेन ऐसा है, आदमी जब ऊपर पहाड़ पे बैठा है उसको नीचे दिखता है कि कौन कहाँ आ रहा है, कैसे, और वो बड़े आसानी से उनको टारगेट कर सकता है। आपको मुश्किल होती है ऊपर फायर करने की, साथ में आपको टाइम लगता है ऊपर पहुंचने का। जितना टाइम आपको ऊपर पहुंचने में लगे, वो वहां से होके कहीं और जाके छुप जाएगा। तो ये जो इस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आपको एक की बजाय मैं कहूंगा दो कोबरा बटालियन रेस करिए आप। आपके पास और भी बटालियन हैं, सीआरपीएफ के बहुत बटालियन है, आप उसमें ट्रेन करके उनको बनाइए। क्योंकि फौज को मत कहिए कि आप ये चीजें इनमें इन्वॉल्व हुई है। फौज का है काउंटर टेररिज्म फोर्स, जो बनाया आ रहा है वो काउंटर टेररिज्म फोर्स है, उसका काम करने का तरीका अलग है। आपका जो स्टैटिक जगह है, जैसे ये जहां पे आपने गार्ड वगैरह कुछ और ऐसी बनानी है, वो सीआरपीएफ बीएसएफ या अपना पुलिस का करिए। आपको, आप कहते हैं कि बख्शी साहब ने कहा कि फौज में रिक्रूटमेंट, मैं कहता हूँ पुलिस के अंदर बहुत कम है। पुलिस के अंदर हमारे मैन पावर की बहुत जरूरत है, क्योंकि बजट नहीं होता था, तो इसलिए पुलिस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब आप देखिए, क्योंकि अब ये बजट जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आ गया है, तो मैं मेरे को उम्मीद है कि इसके अंदर पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे जो पुलिस का काम है वो करे, फौज का जो काम है वो अभी, जैसे अभी ऑपरेशन चल रहा है, वो सारा फौज कर रही है, क्योंकि वो उसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस भी हैं, आरआर के भी है, सब चल रहे। तो ये चीज है। सर कमी कहाँ पे मानते हैं, आखिरी सवाल, क्योंकि अब देखिए कमी, है। कमी की बात देखिए, मैं आपको ऐसे बताता हूं, मैं कमी, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा। एक टेररिस्ट है, ठीक है, उसको एक मौका मिलना है, उसको फायर करना और उसको कामयाब हो जाना है। आपको सारे इलाके के ऊपर एक निगरानी रख के उसको सेव करना, वो नामुमकिन है। ये मैं आपको साफ बता दूं, वो नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। आप कोई भी इलाका ले लीजिए, आप, मैं कहता हूं आप इतना बड़ा इलाका छोड़ दिए, आप एक मोहल्ले का ले लीजिए, आप उसके ऊपर निगरानी नहीं रख सकते, क्योंकि एक उसने क्या, उसने एक मौका मिलना, उसने फायर करना, उसको कामयाब हो गया वो। कमी ये है कि जहां पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी शनाख्त करने में, वो सबसे बड़ी कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अभी कहूंगा, अभी आप देखिए, अभी साइबर क्राइम ने क्या किया, 7,200 म्यूल अकाउंट्स उन्होंने पकड़े। अब म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट ये होता है कि एक आदमी आता है, वो कहता है जी आपको कि आप अकाउंट खोल लीजिए या अपना अकाउंट हमें ऑपरेट करने दीजिए, दो दिन के लिए हम आपको कमीशन देंगे, 5,000 10,000 हर ट्रांजेक्शन का देंगे। आदमी अपने लालच से कहता है हाँ जी ठीक है कर लेते। वहां पे उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, पैसे वहां से आके दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इस आदमी को नहीं पता, उसी, सिर्फ उसी को पता है जो ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है। आपका है क्या, आपको कमीशन मिल रही है, आप खुश है। 7,200 ऐसे अकाउंट पकड़े, जिसमें अभी इन्होंने 20 गिरफ्तारियां की हैं लोगों की। वो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? एक दूसरा, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स। अब आप मेरे को बताइए
ये जितने पहाड़ों में है, ये 100 जो है, ये जो टेररिस्ट हैं, ये इनको राशन कहाँ से मिलता है? तो राशन तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना इनको। लोकल सपोर्ट तो है, लोकल सपोर्ट तो है ना। वो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है ना। अब उनकी शनाख्त करनी बड़ी जरूरी है, और उसके लिए जो आवाम है वो बहुत जरूरी है। आपको, हर आदमी को अब ये देखना है कि क्या मैं देश के साथ खड़ा हूं, क्या मैं उनके साथ खड़ा हूं। फिर उसको जब पुलिस पकड़ती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये पॉलिटिशियन आ जाते हैं बीच में। इंटेरोगेशन जब होती है उसकी, जब उसको पकड़ते हैं, ओ देखो जी ये मासूम आदमी, वो कहता है जी मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं। अरे भाई, उसके कहने से क्या होता है? पुलिस अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस उन्होंने पूरी एक निकाला है, उसका पूरा डोजर बना के उसको पकड़ा है कि उसको इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट हुई है। अभी एक इतने बड़े जो बिजनेसमैन है वटाली, वो अंदर है, अब कल को कह दी मैं तो किया ही नहीं इसमें, वो कैसे मान सकते हैं? उसका पूरा एक डोजर बना ना, एनआईए ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मनी ट्रेलर की, उसी हिसाब से ये जितने अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका तो एक, मैं ये नहीं मानने को नहीं तैयार कि जिस जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है उसका जो पड़ोसी या उसका कोई और दोस्त वगैरह, उसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, ये मैं मानने को नहीं तैयार। मतलब कि जो पड़ोसी है उसको पता है कि ये कौन अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर है। अब आना है इन लोगों ने बाहर। देखिए, ये जो टूरिस्ट को आज, ये हमारे जो 25 जो टूरिस्ट शहीद हुए, इनका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इनका असर पड़ेगा टूरिज्म के ऊपर, कश्मीर घाटी के अंदर। और वो क्या होगा, जो अभी तक फिर रिवाइव हुआ था, 4 पैसे लोग कमा रहे थे, कुछ कमाई हो रही थी, वो सारा बंद हो जाएगा। अभी आप देखिए कितने लोग सारे भाग गए वहां से, कैंसिलेशन हो गई हैं। तो ये जब 2-4 साल चलेगा तो फिर कैसे आप गुजारा करेंगे? आप बताइए ना मेरे को। आप फिर कहेंगे देखो जी गवर्नमेंट हमें कुछ दे, अब गवर्नमेंट कितनी देर देगी कुछ? इसलिए आपको ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर नेक्सस है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हर एक, मैं कहूंगा, बाशिंदा जो हमारे स्टेट का है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर उसको पता लगता है कि कुछ, उसको इतला करनी चाहिए पुलिस को, पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, जैसे भी है वो करेगी। पर इतला करनी पुलिस को आपने है, क्योंकि पुलिस, आप सोचें कि वो हर जगह, एक हर इंसान, अब हमारी जितनी आबादी है उसके ऊपर नजर रखे, वो बहुत मुश्किल होता है। कैप्टन साहब, जिस तरह से अब कश्मीर में लोग बाहर निकले, तो लगता है कि आने वाला समय में जो है इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई करने को मिल सकती है। बिल्कुल, मेरे को लगता है। देखिए, अभी भी मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए अगर कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म खत्म हुआ है, वो आवाम की वजह से हुआ है। उन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू किया पुलिस को कि भाई जैसे कोई टेररिस्ट आता था, कोई छुपता था, पहले आपको पता, आपको किस हिसाब से होता था, हर किसी घर में घुस जाते थे शाम को, रात को, कहीं खाना बनाओ, खाना खुना खा के फिर सवेरे निकल जाते थे वहां से, कोई बोलता नहीं था। पर अब क्या हुआ, जैसे ही कोई कहीं दिखता है या आता है, उसकी इतला पुलिस को कर देते हैं। वो हुआ ना, इससे सारा टेररिज्म एटलीस्ट, जो मैं कहूंगा घाटी के अंदर प्लेन एरियाज में जो है, अर्बन एरियाज में है, विलेजेस में है, उसमें खत्म हुआ। अब रह गया ये जो पहाड़ों में छुपे हुए, इनको कौन सप्लाई कर रहा है? ये आपको जरूर है कि इसको पता करना है, आपने इसकी कड़ियां जो है जोड़नी है, और उसमें लोगों को ताउन करना, अपने लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आप अपने पेट पे लात मार रहे हैं, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही कहना है। और साफ तौर के ऊपर जो ये पहलगाम के अंदर ये बड़ा अटैक हुआ, जितने तक मैं समझ पाया हूँ, ये एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि टफ टेरेन था, गाड़ी आपके नीचे लगती है, पैदल आपको आधा घंटा जो है वो पैदल चलना होता है, घोड़ों का सहारा लेके आना पड़ता है। वहां पे पुलिस की पिकेट जो थी वो नहीं थी, या सीआरपीएफ की पिकेट नहीं थी, बड़ा इजीली टारगेट हो सकते थे। तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, उनके लिए एक चैलेंज है कि इनको जो है वो ढूंढ के किस तरह से मारना है। और जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस है, उनको आर्मी के उच्च अफसरान किस तरह से लेते हैं, ये एक हमारी पहल थी। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहना न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।